हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सारे के सारे? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे के सारे? ऑल गुड? कुछ कुछ परेशानियां हैं, फिर से मैंने कमेंट्स में देखा था भाई कि सर परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? क्यों हो रही है? ऐसी भी क्या परेशानी आ गई जो अभी तक तुम्हें समाधान नहीं दिया मैंने? हर बार बता रहा हूँ पढ़ाई कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने मन के विचारों को कैसा रखना है ना। ओवरऑल लाइफ की सारी वैल्यूज क्या क्या है, अच्छी अच्छी सारी तो बता रहा हूँ। सबको फॉलो करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मुश्किल होती है लेकिन मुश्किल से डरना नहीं होता है। धीरे धीरे ओवरकम करने होती हैं डिफिकल्टीज, तभी तो चीजें स्मूथ होंगी, है ना। हम बोलते हैं, ये हम सुनते हैं, ये कभी ना कभी हमने पढ़ा होता है दैट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा कितने आसानी से कर लेता है, तो उसने अपने लिए उस चीज को आसान बनाया है। उसने उसके पीछे दिन रात मेहनत की है, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी कठिनाइयों को पार किया है, और तब जाके धीरे 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 वो चीज उनके लिए इजी बनी है। एक इंसान किसी भी चीज को अपने लिए इजी बनाता है। आप देखते हो भाई, कोई एथलीट है, वो कितना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, तो उसके पीछे देखो उसकी दिन रात की कितनी मेहनत है। आप देखते हो कोई बंदा है, वो कितना अच्छा सितार प्ले कर रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छे अच्छे डांस फॉर्म्स में महारत हासिल करके बैठा है। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? ओलंपिक्स में लोग जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, कितने सारे गेम्स है लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो जो सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान जी ने तथास्तु का वरदान दिया और उनसे चीजें हो जाती हैं। उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात की मेहनत की है। उनको चोट लगती है, उनको कोई पार्टी छोड़नी पड़ती है, उनको घर का कोई फंक्शन छोड़ना पड़ता है। दे डू एवरीथिंग, समझे। वो ऐसे बहाने नहीं देते कि अरे सर दिवाली थी, अरे सर होली थी, तो हम तो होली मनाने लग गए, हम तो दिवाली मनाने लग गए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है, क्रिसमस आ रही है, कोई भी चीज आ रहा है, तो अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फेस्टिवल्स मनाना आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है अपने गोल को अचीव करना। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते अरे सर फेस्टिवल थे, हमने तो सोचा चलो फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले भी एक बार कहा था कि जो भी आपके तरह, आपको जो भी इंप्रेसिव पर्सनालिटी लगती है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो। देखो उन्होंने क्या मेहनत की है, कैसे मेहनत की है, कैसे वो अपना पूरा लाइफ बिताते हैं, वो क्या अपनी दिनचर्या करते हैं। उनसे इंस्पिरेशन लो। अगर खुद से नहीं आ रही इंस्पिरेशन, सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन तो आपके फादर मदर हैं। आप उनकी मेहनत को देखो, बचपन से आज तक का एक एक दिन याद करो कि कब किस किस परिस्थितियों में उन्होंने कैसे कैसे आपके लिए मेहनत की है। आज आप जहां तक भी पहुंचे हो तो सिर्फ आपके पेरेंट्स की वजह से पहुंचे हो, है ना। कितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने आपके लिए किए हैं। तो वो तो बेस्ट इंस्पिरेशन है कि आपको उन सबको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करानी है वापस। ठीक है। सो विद दिस नोट, अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच with lecture number 3 of molecular basis of inheritance। हमने कहा था कि भाई बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया था, जीन होती है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा देख लिया था कि भाई जीन डीएनए से बना होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे ढूंढा गया, और हमने पढ़ा आरएनए से वो कैसे डिफर करता है। सेकेंड लेक्चर जो हमने लिया था, सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ये जो सारा का सारा हमारा डीएनए है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो वहां से आएगी कोई चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, उन्होंने उसे बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर हमने कहा एवरी मैकलॉड मैकार्टी ने पता लगाया कि डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन रुकती है। तो उन्होंने बोला तो कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, बट ज्यादा बायोलॉजिस्ट ने माना नहीं। तो हमने कहा हर्शी और चेज आए, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जब आप वायरस के डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाते हो, तो थोड़ी देर बाद बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो जाता है। जब आप वायरस के प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाते हो, तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, सारी रेडियो एक्टिविटी वायरस के कैप्सिड के पास ही रह गई। तो उन्होंने असलियत में रियल टाइम में प्रूव किया
कि जो मटेरियल पास हो रहा है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। इसके अलावा हमने अपना कॉन्सेप्ट देखा था सारा का सारा, कि जो हमारे पास सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट आया था, हमने कहा था डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन हमने कहा कि ये जो डीएनए है तो साइज में बहुत बड़ा होता है। अकेले इकोलाई का जो डीएनए है वो 1.36 मिलीमीटर्स का था। हम ह्यूमंस के हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर्स का डीएनए था। तो हमने देखा था कि ये सारा डीएनए पैक कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट की पैकिंग, यूकैरियोट की पैकिंग देखी थी। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में अपना कवर कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। हमने लास्ट लेक्चर में डीएनए वर्सेस आरएनए भी देखा था कि डीएनए के क्या क्या नेचर है, आरएनए का क्या क्या नेचर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो हमने कहा था कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, उसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो अच्छे से, कि वो हर जनरेशन टू जनरेशन स्टेबली पास होता जाए। और हमने कहा कि कभी भी उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, मतलब एक्सप्रेस कराना है। आप चाहते हो कि उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी है वो अब बाहर आए, तो आपने कहा था वो हमेशा आरएनए के थ्रू होता है। डीएनए हमेशा आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से ही आगे प्रोटीन बनेंगे। हमने कहा था सारी मशीनरी आरएनए के अराउंड है। तो आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे आरएनए वर्ल्ड का, और फिर हम सेंट्रल डॉगमा के एक एक स्टेप्स को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। रेप्लिकेशन कौन सा मोड फॉलो करता है वो देखेंगे, और वो मोड प्रपोज किसने किया, वो मोड प्रूफ किसने किया, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। इज एवरीवन रेडी? तुम लोग को सब समझ में आ रहा है? आज के जो लेक्चर हैं उसके कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर तुम्हें अभी तक सब समझ में आ रहा है तो। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है तो आज के इस लेक्चर में कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद डाल देना सब लोग कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देना सारा का सारा। ठीक है, प्रेजेंट के अलावा ये भी डाल दिया करो कि आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं, तो दैट जब मैं लेक्चर के कमेंट्स पढ़ूं तुम्हारे तो मुझे पता चल जाए भाई कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या डाउट था, क्या डाउट नहीं था, सो दैट जब मैं रिकैप करा रहा हूं तो तुम्हारे डाउट्स भी उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, सॉर्टेड? ऑल राइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। डेट डाल के काम, आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। तो जब हम ये बात करते हैं ना आरएनए वर्ल्ड की, एक लाइन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि कुछ वायरसेस हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। उनके अंदर डीएनए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आरएनए के टुकड़ों में स्टोर की गई है, ना कि डीएनए। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन वगैरह होते गए तो हमें पता है कि आगे जाके आपके पास मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक जितने भी परफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए है। प्रोकैरियोट के न्यूक्लियोइड में डीएनए है और यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए था। तो एक कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये हाइपोथेसिस आरएनए वर्ल्ड के सपोर्ट में आती है कि जब चीजें बन रही थी अर्थ पे तो शायद आरएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन तुरंत पता चला कि आरएनए में बहुत सारी दिक्कत है। पहला दिक्कत कि आरएनए के पास हमने कहा था 2 प्राइम राइबोज शुगर है जिसके सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है जो रिएक्टिव होता है।
हमने कहा था डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर नाइट्रोजीनस बेस में एंगेज हो गई, सेकेंड कार्बन ऑफ द शुगर नॉन रिएक्टिव, थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर या तो फ्री रहेगा या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, फोर्थ कार्बन से फिफ्थ कार्बन जोड़ा है, फिफ्थ कार्बन से हमेशा फॉस्फेट जोड़ा है। तो डीऑक्सीराइबोज में खाली 3 प्राइम अकेला रिएक्टिव पोजीशन था, लेकिन राइबोज में हमने क्या कहा था कि सेकेंड प्राइम पे भी OH है, वो भी रिएक्टिव है। फिर हमने कहा कि उसमें यूरासिल है, वो भी रिएक्टिव है, कम स्टेबल है, थाइमीन ज्यादा स्टेबल था। डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल था, तो कोई भी एक बेस में दिक्कत है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से पता चल जाएगा भाई म्यूटेशन कहां पर है, तो डीएनए का मैकेनिज्म उसको करेक्ट कर सकता है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यह हाइपोथेसिस आती है। क्या क्या है इस बात के सपोर्ट में, क्या क्या चीज है जिससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि ये बात सच हो सकती है। पहला एविडेंस हम पढ़ेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसमें डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है। हमने कहा था पॉलीमर मतलब चेन, पॉलीमरेज क्या करेगा, उस चेन को बनाएगा। तो डीएनए की चेन बनाने के लिए जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए पॉलीमरेज बिना आरएनए के काम नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट replication on its own। ये एंजाइम रेप्लिकेशन कराता है, ये डीएनए बनवाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बनाने वाला एंजाइम है, लेकिन ये खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। इट इज डिपेंडेंट ऑन अ आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज को काम करना है तो वो खुद काम नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज इज डिपेंडेंट ऑन अ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए पॉलीमरेज उस पे आगे नया डीएनए बना सकता है। ये वाला पॉइंट हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डीएनए के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पे जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो कि डीएनए पॉलीमरेज खुद एक आरएनए पर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा और क्या एविडेंस है हमारे पास, हमने कहा था सारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के चारों तरफ इवॉल्व हुई है। तो सेकेंड एविडेंस जो हमारे पास आता है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। एक मॉलिक्यूल है टीआरएनए नाम का, यह अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। तो इस टीआरएनए को बनाने के लिए वी नीड आरएनएज एंजाइम। टीआरएनए को बनाने के लिए एक आरएनएज एंजाइम चाहिए। इट इज अ राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब जब आरएनए खुद एंजाइम का काम करने लगे। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आरएनए खुद एंजाइम का काम करता है, तो उन सबको बोलते हैं राइबोजाइम्स। तो एक आरएनएज एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं आरएनएज पी।
एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं RNase-P। जस्ट अ मिनट। RNase-P जो होता है हमारा, ये अपने आप में एक राइबोजाइम का मॉलिक्यूल है। राइबोजाइम बोलने का मतलब होता है हमारा कि वो हमारा एक आरएनए मॉलिक्यूल है। इट इज इटसेल्फ एन आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। तो टीआरएनए बनाने के लिए आरएनएस-पी एंजाइम चाहिए। ये खुद एक राइबोजाइम है। इसके अलावा यूकैरियोट में हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए। तो इट नीड्स SNRNPs, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो ये जो SNRNPs होते हैं, इसके अंदर भी जो SNRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, एक प्रोसेस है टीआरएनए बनने की। उसके लिए जो एंजाइम है वो राइबोजाइम है। स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए हम पढ़ेंगे आगे, वहां पे SNRNPs काम करते हैं जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये जो SNRNA होते हैं, ये SNRNA भी राइबोजाइम्स हैं। ये आरएनए खुद एंजाइम का काम करने लग जाते हैं। और इसके अलावा अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज काम करता है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नीडेड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए ये एंजाइम चाहिए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो जो हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये भी हमारा राइबोजाइम है। तो कितनी सारी जगह मेटाबॉलिज्म में आरएनए खुद एंजाइम का काम कर रहा है, उसको डीएनए की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास जो ये सजेस्ट करते हैं कि आरएनए अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। टीआरएनए बनाना है, आरएनए ही एंजाइम का काम करता है। एक एचएनआरएनए नाम का मॉलिक्यूल, इन सब की फुल फॉर्म्स आएगी आगे, अभी हम फुल फॉर्म्स पे ध्यान नहीं दे रहे, फुल फॉर्म सबकी आगे आएगी। एचएनआरएनए नाम का मॉलिक्यूल है, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में SNRNPs चाहिए। इन SNRNPs में जो SNRNA है वो खुद राइबोजाइम्स है। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम भी राइबोजाइम है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में ये काम 23S राइबोसोमल आरएनए करता है, यूकैरियोट्स में 28S राइबोसोमल आरएनए ये काम करता है। टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए ही अमीनो एसिड्स को लेके आता है। उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम है RNase-P नाम का, वो भी राइबोजाइम है। तो कितनी सारी जगह आरएनए ही एंजाइम का काम कर रहे हैं। डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम है वो भी आरएनए पर डिपेंडेंट है, वो भी खुद से काम नहीं कर सकता स्टार्ट। तो इन सब से हमें ये क्लू मिलता है कि आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन आरएनए के ड्रॉबैक्स थे, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल था, केमिकली बहुत रिएक्टिव था, बहुत फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन दिखाता है।
तो जल्दी जल्दी म्यूटेशन से वो रेगुलरली चेंज होता जाता है, तो इंफॉर्मेशन बड़ी चेंज हो रही है पास होते होते। तो नेचर ने उसको पहले क्या किया, नेचर ने उसके शुगर में जितने OH थे सेकेंड प्राइम पे सबके ऑक्सीजन हटा दिए, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गई। जितने यूरासिल्स थे सबके 5 पोजीशन पे मिथाइलेशन कर दी, तो 5 मिथाइल यूरासिल ही हमारा थाइमीन बन गया, वो भी स्टेबल है। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड उन सबको जोड़ जोड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल स्ट्रैंड बना दिया, कि कभी कोई म्यूटेशन हो तो आपको पता चल जाए कि भाई करेक्शन कैसे करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। और डबल स्टैंडर्ड चीजें तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। तो नेचर ने आरएनए से आगे जाके डीएनए बना दिया। ठीक है, देख लो ये सिंगल व्यू तुम्हारा, ये इतने सारे एविडेंस हैं कि आरएनए बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। राइबोजाइम मतलब आरएनए ही एंजाइम का काम करने लग जाता है। तो यही है हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, एक इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। भाई दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं और नॉर्मली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। तो सवाल यह आया कि दोनों में से पहला जेनेटिक मटेरियल का रोल किसने प्ले किया। तो इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में ये एलैबोरेटली पढ़ते हैं, बट वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स। हम अपनी तरफ से अपना फर्ज निभा के कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखो जवाब आ गया ना यहां पे, एकदम बिना कंफ्यूजन के जवाब सामने है तुम्हारे। RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes, हमारे पास सबूत हैं ये बताने के कि जो essential life processes हैं they evolved around RNA। बहुत सारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस, जैसे कि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, टीआरएनए का फॉर्मेशन, वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे भाई कि डीएनए के रेप्लिकेशन में पहले आरएनए बनाया जाता है खुद। यस, डीएनए के रेप्लिकेशन में डीएनए बनना स्टार्ट नहीं होता, पहले आरएनए बनाया जाता है फिर डीएनए बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन में, हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रांसलेशन के टाइम पे टीआरएनए का रोल आता है, तो ये चीज हम देखेंगे। ट्रांसलेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अगर ये ना हो तो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, ये काम भी आरएनए ही कराता है। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग हम पढ़ेंगे आगे। इट इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स ऑफ HNRNA इन यूकैरियोट्स। हम आगे पढ़ेंगे इस पूरे पॉइंट को, घबराना मत अभी कि समझ नहीं आ रहा, तो ये आगे आएगा पूरा। जो डीएनए का टुकड़ा है उससे बनता है पहले HNRNA। इस टुकड़े में कुछ चीजें जो काम की नहीं होती उनको बोलते हैं इंट्रॉन, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सॉन्स जो होते हैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, दे आर इंपॉर्टेंट। तो जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज है उसको काट के हटाना होता है, उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उसमें SNRNPs काम कर रहे हैं, विच इज SNRNA प्लस प्रोटीन। तो उसका जो SNRNA वाला पार्ट है तो वो आरएनए ही ना जो सारा का सारा काम कर रहा है। सारी की सारी मशीनरी, सारी इंफॉर्मेशन mRNA के पास है। पूरा का पूरा राइबोसोम आरएनए से ही बना होता है। 11th की एनसीईआरटी खोलो, पॉज कर लो वीडियो, 11th की एनसीईआरटी खोलो, उसमें सेल चैप्टर में जाके राइबोसोम्स खोलो, वहां तुम्हें मिलेगा कि राइबोसोम इज राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स।
तो आरएनए से ही राइबोसोम्स भी बने हुए हैं, ठीक है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions that are catalyzed by RNA catalyst and not by proteinaceous enzyme. ठीक है, तो ये जो RNA catalyst है, जब RNA एंजाइम का काम करता है, प्रोटीन नहीं है वो, RNA खुद एंजाइम का काम कर रहा है, कैटालिसिस कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है राइबोजाइम। हमें पता है ना आरएनए खुद रिएक्टिव है, इसीलिए अनस्टेबल है। तो साफ साफ अक्षरों में लिखा है डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस। साफ साफ लिख के दिया है, आरएनए पहले आया था, डीएनए उससे बाद में बना है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए का नेचर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट कैन रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अगर कोई डीएनए में दिक्कत आती है तो उसका प्रॉपर रिपेयर मैकेनिज्म आप देख सकते हो। समझे प्यारे प्यारे बच्चे? तो ये बहुत सारे प्रूफ है कि क्यों आरएनए को हम मानते हैं इट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो जी हेडिंग चेंज करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? हमारा चैप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे हम कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पे क्या चल रहा है। तो हम पूरा देख चुके हैं कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। हमने देख लिया डीएनए का कोर स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड था, तो उसमें नाइट्रोजीनस बेस क्या है, कितने टाइप के हैं, शुगर क्या है, कितने टाइप का है, फॉस्फेट क्या है, कौन किससे किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सब हम देख चुके हैं। सेंट्रल डॉगमा हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो हमारा आज का फोकस इसी पे रहेगा। हमें पता है कि भाई इस डीएनए से आगे जाके आरएनए बनता है, आरएनए से आगे जाके प्रोटीन्स बनते हैं। हमने कहा था इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। बट अभी जो हमें फोकस रखना है वो हमें रखना है रेप्लिकेशन पर। ठीक है, तो आरएनए वर्ल्ड के बाद आज जो हम बातचीत स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अबाउट रेप्लिकेशन। ठीक है, डाल लो हेडिंग रेप्लिकेशन। पुट डाउन द हेडिंग रेप्लिकेशन। चलो वर्ड क्या है यहां पे? रेप्लिका। द टर्म इज रेप्लिका। जब ये टर्म देखते हैं ना, अगेन पॉज करके एक बार वीडियो, चाहे डिक्शनरी लो चाहे अपना नॉर्मल गूगल बाबा का यूज करो, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखो, एक बार देखो पॉज करके। मैंने हर बार कहा है कि ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है, डोंट ट्रीट इट जस्ट एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तुम्हें मैं हर बार हर चीज बताता हूं कि किसको क्या करो। तुम लोग मानोगे तो भला होगा, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर मैं कहता हूं वीडियो पॉज करके 11th की बुक खोल के देखो, तो उस वक्त वो चीज करनी है। ये नहीं कि अपना मन लगा के छोड़ो, क्या करना बाद में देखेंगे। अगर आपने ये हैबिट डालनी शुरू कर दी ना, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, इट इज नॉट अ गुड हैबिट। अगर कोई भी टीचर आपको बोल रहा है कि बेटा ये चीज 11th के इस टॉपिक की है, तो उसी वक्त वीडियो पॉज करो, 11th के वो टॉपिक को भी खोल के रखो, अब साथ में पढ़ के देखो कि हाँ ये क्या लिखा था, क्या बोलने वाले हैं टीचर।
तो रेप्लिका वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी बनना। रेप्लिका मींस उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनना, डिट्टो सेम, सेम टू सेम कॉपी बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे यहां पे हम इसको, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेप्लिकेशन की डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखो, फिर उसे डायग्राम से समझेंगे सेम डेफिनेशन को। ठीक है, रेप्लिकेशन को हम डिफाइन करते हैं एज सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। इस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है डॉटर डीएनए। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले से डीएनए है, इसको हम बोल देते हैं पेरेंट डीएनए। अगेन 11th में जो हमारा चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड, उसमें एक साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चाओ। रुडोल्फ वर्चाओ जी ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेम चीज डीएनए के लिए भी सही है। ऑब्वियसली एवोल्यूशन जब हुआ अर्थ पे, जब फर्स्ट टाइम चीजें बनी तो वो तो रैंडमली बनी, लेकिन उसके बाद से कभी भी चीजें रैंडमली नहीं बनती। बैठे बैठे सेल प्रकट नहीं हो जाएगा, बैठे बैठे डीएनए प्रकट नहीं हो जाएगा। वो एकदम से प्रकट नहीं हो सकते, एकदम से बन नहीं सकते, एकदम से पैदा नहीं हो सकते। सेल किसी प्रीवियस सेल से ही बन के आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस से ही नए डीएनए बनाएगा। तो रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस जहां पर नया डीएनए बनता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। तो डीएनए ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। डीएनए अपनी खुद की आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया को आप कहते हो रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन की देखो एग्जैक्ट हिंदी तो मेरे को नहीं पता, देख के बता सकता हूं। ठीक है, रेप्लिकेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ठीक है, रेप्लिकेशन का हिंदी का वर्ड आता है प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब होता है उस चीज की एग्जैक्ट कॉपी बन जाना। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनना इज प्रतिकृति। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा सा वर्ड है, बड़ा प्यारा सा। स्पेलिंग देख लेना, अगर गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना। तो रेप्लिकेशन मतलब किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बनना, उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बन जाना इज नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिका बनना। रेप्लिका बनना मतलब आइडेंटिकल कॉपी बनना। किसकी आइडेंटिकल कॉपी बनना? डीएनए की। आरएनए के बनने की प्रोसेस को ये नहीं कहता, आरएनए बनने की प्रोसेस का नाम दूसरा था। डीएनए की कॉपी बन रही है, और किससे बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से। ठीक है, देख लो ये दोनों पॉइंट्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन की डेफिनेशन। अब जब हम बात करते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन की, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो साइंटिस्ट ने ना
3 अलग अलग मोड प्रपोज किए थे। साइंटिस्ट वगैरह ने 3 मोड प्रपोज किए थे। क्या क्या मोड्स थे वो? एक मोड उन्होंने कहा था कंजर्वेटिव मोड, एक मोड उन्होंने कहा डिसरप्टिव मोड, और एक मोड बताया गया सेमी कंजर्वेटिव मोड। ये 3 मोड के प्रपोजल आए। भाई मान लो कोई चीज अभी तक पता ही नहीं है किसी को, तो आपसे पूछा भाई ये चीज हो रही है, कैसे हो रही है, तो आप दिमाग लगाओगे यार ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। तो साइंटिस्ट वगैरह ने भी ना 3 मोड्स दिए। एक मोड बोला कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मोड का मतलब ये था कि मान लो ये है तुम्हारा पेरेंट डीएनए, ठीक है, यह है पेरेंट डीएनए। इन्होंने कहा कि इस पेरेंट कॉपी को यूज करके, इस पेरेंट कॉपी को यूज करके पूरा का पूरा नया डॉटर बनेगा। तो ये था कंजर्वेटिव मोड। ये पेरेंट तो एज इट इज है, बट इसकी इंफॉर्मेशन से पूरा का पूरा एक नया डॉटर बन जाएगा। इसको कहा गया कंजर्वेटिव मोड, कि जो पेरेंट है वो एज इट इज कंजर्व्ड है। कंजर्व मतलब कोई चीज जैसा था बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में रहना, ठीक है। फिर एक मोड आया जिसे कहा गया डिसरप्टिव मोड। डिसरप्टिव मोड ने यह कहा कि ये जो आपका पेरेंट डीएनए है, इस पेरेंट डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो उस डीएनए के कुछ हिस्से वैसे ही होंगे, कुछ हिस्से नए बनेंगे। तो ये डीएनए डिसरप्ट हो रहा है। इन्होंने कहा कि ऐसे रैंडमली बीच बीच में नए डीएनए पोर्शंस आ जाएंगे। ऐसा प्रपोजल भी आया था। एक प्रपोजल था कि इस डीएनए से एज इट इज दूसरी कॉपी बन जाएगी। एक प्रपोजल आया कि इस डीएनए से ऐसे नई नई कॉपीज बनेंगी जो नए कॉपीज बन रही हैं उन न्यू कॉपीज में बीच बीच के पोर्शंस न्यू डीएनए के होंगे। इसको बोला गया डिसरप्टिव मोड। मिक्सचर है यहां पे, मिक्सचर। कुछ हिस्से न्यू हैं, कुछ हिस्से न्यू हैं और कुछ हिस्से ओल्ड हैं। इसको कहा गया डिसरप्टिव मोड। और फिर एक मोड प्रपोज हुआ, सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड में आया कि ये जो मेरा पेरेंट है इससे जो डॉटर डीएनए बनेंगे, तो जो डॉटर डीएनए वो इस तरीके से बनेंगे, इस टाइप के डॉटर्स आएंगे। ये डॉटर्स और यहां पे ये डॉटर। ये पेरेंट, ये पेरेंट। तो ये 3 मोड्स दिख रहे हैं सबको। ये 3 प्रपोजल्स आए थे। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है? पुराने डीएनए से नया डीएनए बनना इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो यहां पर प्रपोजल आया कि ये पेरेंट है, इससे ब्रांड न्यू डॉटर कॉपीज बनती जाएंगी, ब्रांड न्यू डॉटर कॉपीज बनती जाएंगी। इसको कोई चेंज नहीं होगा, बट इससे नए डीएनए बनते जा रहे हैं। इसको बोला कंजर्वेटिव मोड, कि पेरेंट एज इट इज कंजर्व्ड है।
डिसरप्टिव मोड वालों ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि ये जो पेरेंट है ना, ये पेरेंट के टुकड़े होंगे और इसमें रैंडमली बीच बीच में नया डीएनए बन जाएगा। तो पुराना डीएनए डिसरप्ट हो रहा है, डिसरप्ट मतलब छितराना, अलग हो जाना। तो पुराना डीएनए अलग हो रहा है, बीच बीच में नया डीएनए आ रहा है, तो ऐसे डॉटर बनेगा इस पेरेंट से। और फिर कुछ थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए, मतलब आधा डीएनए एज इट इज, आधा डीएनए न्यू। तो उन्होंने कहा ये जो पेरेंट है इसका एक डीएनए तो एज इट इज रहेगा डॉटर में, दूसरा नया बनेगा। इधर भी एक डीएनए का स्ट्रैंड एज इट इज है, दूसरा नया बनेगा। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो ये 3 मोड प्रपोज किए गए। हमें क्या पता चला, इन सब में से क्या पता चला, इन सब में से पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव मोड नहीं हो सकता सही। सेमी कंजर्वेटिव मोड सही नहीं है, डिसरप्टिव मोड भी सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है। सही क्या है हमारा, सेमी कंजर्वेटिव इज करेक्ट। स्माइली फेस, सैड फेस, सैड फेस। साइंटिस्ट को ये एकदम क्लियरली पता चल गया दैट कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, डिसरप्टिव नहीं हो सकता, सेमी कंजर्वेटिव मोड ही होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट है जिससे ये गलत प्रूव हो गए थे। हमें सारा का सारा क्या याद रखना है, we have to remember that the mode of replication is semi-conservative. The mode of replication is semi-conservative. Disruptive नहीं हो सकता, it has to be semi-conservative mode. ठीक है, क्लियर है? तो हम कौन सा मोड देखेंगे, ये वाला मोड देखेंगे। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों जो प्रपोजल्स थे गलत प्रूव हो गए। तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे, हम कौन सा मोड देख रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है जो हमारा सही मोड है, जो हमारा रियल मोड है। अब ये मोड क्या कहता है, सबको कुछ ना कुछ कहते हैं, तो ये मोड क्या कह रहा है, क्या देखा हमने इस मोड में कि पेरेंट से ही डॉटर आ रहा है, ये डॉटर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहे, आए तो पेरेंट से ही, लेकिन जो डॉटर है उसका एक स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंट का है और सेकेंड स्ट्रैंड पूरा नया बनता है। तो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड। ध्यान दो डेफिनेशन पे, साथ साथ लिखो। इन अ डॉटर डीएनए, इन अ डॉटर डीएनए, one strand is parental, one strand is parental and other strand is newly synthesized. एक स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंट जैसा ही है और दूसरा स्ट्रैंड पूरा नया बनता है। तो सेमी मतलब आधा, कंजर्व मतलब एज इट इज। तो जो पेरेंट का डीएनए है, डॉटर का डीएनए आधा एज इट इज पेरेंट वाला ही है और आधा पूरा का पूरा नया बनेगा। तो इन अ डॉटर डीएनए one strand is parental, the other strand is completely new.
इसको कहा गया था सेमी कंजर्वेटिव मोड। अगर सवाल आता है कि सबसे पहला इसका प्रपोजल किसने दिया, तो प्रपोजल वॉटसन और क्रिक ने ही दे दिया था। वॉटसन और क्रिक ने ही प्रपोजल दे दिया था। जब उन्होंने सेंट्रल डॉगमा वगैरह दिया तो उन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए है उसका पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ चेंजिंग, ऑफ क्रिएटिंग न्यू मॉलिक्यूल हैज टू बी सेमी कंजर्वेटिव। और जो इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे, इट वॉज गिवन बाय मेसल्सन एंड स्टाल। तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि प्रपोजल पूछा है या प्रूफ। प्रपोजल वॉटसन क्रिक ने और प्रूफ मेसल्सन स्टाल ने दिया था। ठीक है, कैसे हम शो कर सकते हैं डायग्राम से सेमी कंजर्वेटिव मोड को? ध्यान देना डायग्राम में, ये एक पेरेंट में बना रहा हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दूसरी स्ट्रैंड बना रहा हूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है, तो एक बार वापस से फर्स्ट लेक्चर जाके देखना पड़ेगा। इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं करी है। हमने कहा था डीएनए का जो स्ट्रैंड है, हमने कहा था एक एंड पे 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होता है, दूसरे 3 प्राइम एंड पे OH फ्री, ऑपोजिट वाले पे 3 प्राइम OH फ्री होता है, तो दूसरे के 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री। हमने कहा था एंटी पैरेलल नेचर यही है, बस बार बार इसको हम ट्विस्ट करके नहीं बना रहे, कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि डायग्राम। अब मान लो इस पे सीक्वेंस है ATGC AATTGC, दूसरे वाले पे सीक्वेंस क्या होगा, पॉज करके खुद लिखो। सेकेंड वाले स्टैंड पे सीक्वेंस क्या होगा, पॉज करके खुद लिखो, फिर अनपॉज करके चेक करो तुमने सही लिखा या गलत। हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन ही आता है, तो अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ हमेशा थाइमीन होगा, यहाँ थाइमीन तो यहाँ एडेनिन, गुआनिन तो साइटोसिन, साइटोसिन तो गुआनिन, फिर डबल ए है तो डबल टी, डबल टी है तो डबल ए, जी है तो सी, सी है तो जी। ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द पेरेंट डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव मोड ये कहता है कि जब रेप्लिकेशन होनी होगी ना, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या था मेरा, ATGC AATTGC, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या था मेरा, TACG TTAACG। जब रेप्लिकेशन होनी होती है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स अलग होंगी, और इसके साथ नया डॉटर डीएनए बनेगा, इसके पास नया डॉटर डीएनए बनेगा। हमने क्या कहा था, हमेशा डीएनए एंटी पैरेलल नेचर में ही होगा, विदाउट एक्सेप्शन। इस 5 प्राइम 3 प्राइम का नया मेंबर 3 to 5 ही होगा, इस 3 to 5 का नया मेंबर 5 to 3 ही होगा। क्या सीक्वेंस आएगा, TACG TTAACG, और इस पे सीक्वेंस ATGC AATTGC। अब मेरा ये पूरा क्या है, दिस कंप्लीट इज अ डॉटर डीएनए, दिस कंप्लीट इज अ डॉटर डीएनए। तो दोनों डॉटर डीएनए पेरेंट से ही आई हैं, तो ये रेप्लिकेशन की डेफिनेशन हो गई। अब देखो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है सारा, ATGC AATTGC और ये TACG TTAACG,
ये पूरा सीक्वेंस सेम पेरेंट जैसा है, इस डॉटर का भी पूरा सीक्वेंस डिट्टो पेरेंट जैसा है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रैंड्स की, तो मुझे क्या दिख रहा है? इस पूरे डॉटर डीएनए में ये ऊपर वाला स्ट्रैंड कैसा है? पेरेंटल। और ये नीचे वाला स्ट्रैंड कैसा है? बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड। सेम यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये पेरेंटल है, ये पेरेंट्स एज इट इज आया हुआ है, ग्रीन कलर पेरेंट एज इट इज आया हुआ है, और ये वाला न्यू है। तो डॉटर डीएनए पेरेंट डीएनए से आता है, डॉटर डीएनए का सीक्वेंस पेरेंट डीएनए के आइडेंटिकल है, तो यह है रेप्लिकेशन। लेकिन इस डॉटर डीएनए में से दो डीएनए में से एक स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंट वाला ही है, बिना चेंज के। ऊपर वाले डॉटर डीएनए का एक स्ट्रैंड एज इट इज है पेरेंट का, बिना चेंज के। एक स्ट्रैंड नया बना, एक स्ट्रैंड नया बना, तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड। आधा डीएनए कंजर्व्ड है, आधा डीएनए नया, आधा डीएनए कंजर्व्ड है, आधा डीएनए नया। तो आधा डीएनए जो कंजर्व्ड है इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। इसको प्रपोज वॉटसन और क्रिक ने किया था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मेसल्सन और स्टाल ने दिया था। ठीक है, सिंगल व्यू में देख लो। ठीक, while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick proposed a scheme for replication of DNA. हर चीज है एनसीईआरटी में। वॉटसन और क्रिक ने प्रपोजल दे दिया था। क्या प्रपोजल? ये उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखी है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड suggests a possible copying mechanism for the genetic material. इन्होंने कहा कि हमने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, तो इसके बेसिस पर हमें पता है कि ये कैसे कॉपी करना चाहिए। 100% करेगा वो तो प्रूफ दिया ही नहीं उन्होंने, बट उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही करना चाहिए। क्या सजेशन दिया इन्होंने? दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, तो हमने दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग किया था, एंड एक्ट एज टेम्पलेट। तो जो हमारे पेरेंट होते हैं, पेरेंट डीएनए को क्या नाम दिया जाता है? टेम्पलेट। द पेरेंट्स आर नोन एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है कोई फॉर्मेट जो आपके पास पहले से हो, उसे टेम्पलेट कहा जाता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन है मेरा? डॉटर स्ट्रैंड। और ये जो टेम्पलेट है मेरा, ये कौन है मेरा? पेरेंट वाली स्ट्रैंड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, each DNA molecule will have one parental and one unisynthesized strand. इस स्कीम को कहा गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बना के दिया है। तो यहां पे पूरा पिंक कलर क्या है? पेरेंट का डीएनए है, और ये नीचे बन रहे हैं डॉटर डीएनएज। और हर डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड ओल्ड, एक स्ट्रैंड ओल्ड, एक स्ट्रैंड नया। पेयरिंग हमेशा जीसी की और एटी की ही साथ में है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी है, एंटी पैरेलल नेचर भी है, और यही है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बढ़े आगे।
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं अब। हर जगह हम पढ़ते हैं ना, एक थ्योरी आती है फिर प्रूफ आता है, फिर थ्योरी आती है फिर प्रूफ आता है। हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम भी इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये थ्योरी सटन और बोवरी ने दी थी, बट हमने कहा था इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन ने किया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड, ऑफ रेप्लिकेशन, प्रपोजल कि ऐसा होना चाहिए वॉटसन और क्रिक ने दिया, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने का काम मेसल्सन और स्टाल ने किया। इट वॉज डन बाय मेसल्सन एंड स्टाल 1958। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने प्रपोजल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 1958 में जाके ये चीज प्रूव हो पाई थी। इन्होंने क्या क्या यूज किया हम सब लिख रहे हैं। दे वर्कड ऑन ई कोलाई, जो सबसे फेमस बैक्टीरिया है हमारा, उसको इन्होंने यूज किया। तो दे वर्कड ऑन ई कोलाई। ठीक है, इन्होंने क्या क्या यूज किया? दे यूज्ड हेवी नाइट्रोजन, एक्सक्यूज मी, दे यूज्ड हेवी नाइट्रोजन, इसका सिंबल है 15N। दे यूज्ड लाइट नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन है जो नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है। नॉर्मल नाइट्रोजन इज लाइट नाइट्रोजन। इन्होंने इसके हेवी आइसोटोप्स को भी यूज किया है, वो था 15N। और किस फॉर्म में किया? अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में किया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज किया गया है। ठीक, ठीक है। इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज किया। दे यूज्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में इन्होंने डीएनए को सेपरेट करने के लिए डेंसिटी का ग्रेडियंट लिया। ये कैसे है? हैवी आइसोटोप एंड लाइट आइसोटोप, तो इनके मास अलग अलग है, इनकी डेंसिटीज अलग अलग आती हैं। तो ये अपने वेट या मास या डेंसिटी के बेस पे एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस डीएनए में हैवी नाइट्रोजन है और जिस डीएनए में लाइट नाइट्रोजन है, उनको आप अपने मास के बेसिस पर अलग कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन से। और जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मीडियम यूज करना होता है। द मीडियम वॉज सीजियम क्लोराइड, हैवी मेटल सॉल्ट है। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डीएनए को डालेंगे ना, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो भारी डीएनए है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइट डीएनए है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, देख लो सारे पॉइंट्स। मेसर्सन स्टाल ने किया था, बायोलॉजिकल मटेरियल इकोलाई था, डीएनए को लेबल करने के लिए हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन यूज किया। उस डीएनए को सेपरेट करने के लिए डीएनए को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए
इन्होंने डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया और उसमें जो मीडियम रखा जिसमें सेपरेशन कराया जाएगा वो था सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसने प्रूफ किया, किस ईयर में किया, क्या बायोलॉजिकल मटेरियल में किया, डीएनए को लेबल करने के लिए या क्या यूज किया, उसमें हैवी कौन है, उसमें लाइट कौन है, कौन से टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, किस मीडियम में सेपरेशन है। तो इस बोर्ड पे जितने पॉइंट्स हैं हर एक से एक पोटेंशियल क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने सारी चीजें यूज करी हैं। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। लेट्स लुक एट द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक मीडियम लिया जिसमें आई हैव हेवी नाइट्रोजन। ऐसा अमोनियम क्लोराइड है जिसमें सारा हेवी नाइट्रोजन है। इसके अंदर सारे इकोलाई ग्रो कर रहे हैं। दे आर ग्रोइंग इन अ मीडियम the E. coli are growing in a medium containing only heavy nitrogen। और कई जनरेशन के लिए एसी में छोड़ दिया है। बैक्टीरिया ग्रोज फॉर सेवरल जनरेशन। हमने कहा था कि डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस बेस चाहिए, उन बेसेस में नाइट्रोजन मिलता है। तो जब बैक्टीरिया सेवरल जनरेशन के लिए इस पेट्री डिश में है तो जब भी नया डीएनए बनाएगा वो नए डीएनए के अंदर क्या डाल देगा, हैवी वाला नाइट्रोजन डीएनए बनता जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इकोलाई को निकाला, इकोलाई से डीएनए आइसोलेट कराया। इकोलाई से डीएनए निकाला और उसे डाल दिया सेंट्रीफ्यूज में। अब सेंट्रीफ्यूज में जब डाला तो मैंने क्या कहा, इस ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड भरा हुआ है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड भरा हुआ है इसके अंदर। और जब डीएनए सेंट्रीफ्यूज से निकला तो जितना भी डीएनए है ना वो सारा डीएनए टेस्ट ट्यूब के बेस में आया। जो भारी चीज होगी, ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूज बाहर की तरफ फोर्स फेंकता है, तो जो चीज जितनी भारी है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे चली जाती है। तो ये था सारा हमारा हेवी डीएनए। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, इन स्टैंड में जो नाइट्रोजन हैं वो सारे 15 वाले नाइट्रोजन हैं, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। तो पहले एक पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश में अमोनियम क्लोराइड है जिसमें हेवी नाइट्रोजन है। बैक्टीरिया यहां पे कई जनरेशन के लिए डिवाइड कर रहा है और जब वो डिवाइड करेगा तो ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया synthesizes DNA with heavy nitrogen। डीएनए में जितना नाइट्रोजन है सब हैवी है, तो ये टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल बेस में सारे डीएनए आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये रिजल्ट आया इससे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया पेट्री डिश लिया और इसके अंदर सारा नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है जिसको हमने कहा था लाइट नाइट्रोजन, नॉर्मल या लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन।
इस मीडियम में सारा अमोनियम क्लोराइड नॉर्मल वाला है। इन्होंने कुछ इकोलाई निकाल के यहां डाल दिया। इकोलाई को ट्रांसफर किया है कहां पे? इस पेट्री डिश के अंदर, जिसमें सारा का सारा नाइट्रोजन का जो सोर्स है, द ओनली नाइट्रोजन सोर्स इज लाइट नाइट्रोजन नाउ। ठीक है, पहले इस इकोलाई को, कुछ इकोलाई को निकाल के देख लिया कि भाई इसका सारा डीएनए हैवी है। कुछ इकोलाई को यहां से निकाल के नए मीडियम में रखा, और इस नए मीडियम में लाइट नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन सोर्स है। तो अब क्या होगा? सिंगल व्यू देख लो, सिंगल व्यू से अपना काम कंप्लीट करो। ये है मेरी वो नई वाली पेट्री डिश, जिसमें सारा अमोनियम क्लोराइड जो है उसके नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन है, लाइट नाइट्रोजन है। इसके अंदर सारे आपके इकोलाई हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहां से इकोलाई निकाला, आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ट्रांसफर। हमने क्या कहा, इकोलाई को आपने इसमें ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करने के 20 मिनट बाद डीएनए को आइसोलेट किया और सेंट्रीफ्यूज किया। अब इनको क्या रिजल्ट मिला? जितना डीएनए था वो सारा टेस्ट ट्यूब के बीच में आया, नीचे की तरफ नहीं आया। तो इसको इन्होंने बोला हाइब्रिड डीएनए। 14N 15N। यहां पे सारा डीएनए कैसा था? 15N वाला। ठीक है, यहां पे अब जो डीएनए मॉलिक्यूल आए हैं, हमने कहा था कि वो 15N एक दूसरे से अलग होंगे, और इनमें जो नया डीएनए बना है, ये सारा डीएनए है नॉर्मल नाइट्रोजन वाला। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। अब इसमें एक स्ट्रैंड हैवी है, एक स्ट्रैंड लाइट है, तो इसमें जो डेंसिटी है वो मिक्स हो चुकी है। प्योर हैवी स्ट्रैंड्स नहीं है, ये हाइब्रिड डीएनए बन चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सेम पेट्री डिश से 40 मिनट बाद सेम चीजें करी। 40 मिनट के बाद डीएनए का आइसोलेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन किया, आइसोलेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और अब जब इन्होंने अपनी टेस्ट ट्यूब देखी, तो टेस्ट ट्यूब में इनको दो जगह डीएनए इकट्ठा होते हुए दिखा। अब टेस्ट ट्यूब में दो टाइप का डीएनए आ गया। कुछ डीएनए और हल्के हो चुके हैं, तो ये लाइट डीएनए है, 14N 14N। और कुछ हाइब्रिड डीएनए है, 14N 15N। कैसे हुआ ये? यहां पे कितने डीएनए मॉलिक्यूल हैं? दो। स्ट्रैंड कितनी है? 4। अब क्या होगा, ये चारों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगी। ये 15N अलग हुआ,
ठीक है, पहले वाले का 14n अलग हो गया, ये जो है इसका 15 और 14 अलग अलग, नीचे वाले का भी 14 अलग, नीचे वाले का भी 15 अलग। और मीडियम तो यही है ना, नॉर्मल वाला, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, इसके साथ नया डीएनए बना 14n का, इसके साथ नया डीएनए बना 14n का, यहां नया डीएनए बना 14n, यहां नया डीएनए बना 14n। तो क्या दिख रहा है, 4 में से 2 बच्चे लाइट हो चुके हैं। लाइट का मेंबर कितना है, 2 आउट ऑफ 4। हाइब्रिड कितने हैं, 2 आउट ऑफ 4, 50-50%। यहां क्या दिख रहा है मुझे, 100% हाइब्रिड। यहां पे 2/4 मतलब क्या है, 50% लाइट, 50% हाइब्रिड। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है कैसे बना, ये सारे हाइब्रिड हैं, ये सारे लाइट हैं, कैसे बने, क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और फिर मीडियम 14n का है, तो नए बच्चे जो बन रहे हैं 14n वाले बन रहे हैं। इन्होंने इसी पेट्री डिश से 60 मिनट बाद भी रिजल्ट देखे। 60 मिनट बाद बस चेंज ये आया कि हाइब्रिड का बैंड तो आ रहा है, लेकिन लाइट वाला बैंड कंपैरेटिवली ज्यादा हो चुका है। ऐसा क्यों, टोटल यहां पे कितने बच्चे हैं, 4, हर के पास 2-2 स्ट्रैंड्स हैं, तो टोटल अब नेक्स्ट जनरेशन में 8 बच्चे बनेंगे। ये एक पेरेंट था, इसके 2 से 2 बच्चे आए, टोटल 4 स्ट्रैंड है, तो नेक्स्ट जनरेशन में 4 बच्चे हो गए, टोटल 8 स्ट्रैंड्स हैं, तो अगले जनरेशन में 8 बच्चे आएंगे। और उन 8 में से जिनके पास भी 2 15n जाएंगे, 2 आउट ऑफ 8 आपके हाइब्रिड बच्चे बनेंगे। और जिनको भी ये 14n मिलेगा, 6 आउट ऑफ 8 आपके लाइट वाले डॉटर बनेंगे। तो परसेंटेज कैसे चेंज हो गई, 50-50% से अब यहां पे चेंज आ चुका है, 25% हाइब्रिड, 75% लाइट डीएनए बनेंगे। सेम पेट्री डिश से अगर हम 80 मिनट्स बाद डीएनए निकालें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, खुद से पॉज करो और अब खुद से रिजल्ट देखो। 2 से 4 बच्चे बने थे, 2 हाइब्रिड 2 नॉर्मल। 4 से 8 बच्चे बने, 2 हाइब्रिड बाकी सारे नॉर्मल, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा तुम्हारा। जब भी नया डॉटर बनेगा वो हमेशा 14 ही बनेगा। अब 60 के 80 मिनट्स बाद क्या होना चाहिए, पॉज करो, अपना रिजल्ट लिखो, ठीक है। हाइब्रिड अभी भी खत्म नहीं होगा, हाइब्रिड अभी भी होगा, लेकिन लाइट की कंसंट्रेशन बस ज्यादा हो जाएगी। हाइब्रिड अभी भी आएगा, लाइट अभी भी आएगा। डिफरेंस क्या है, टोटल 8 बच्चे थे, 8 से अब क्या होगा, टोटल 16 बच्चे आने चाहिए। लेकिन 2 हाइब्रिड जो थे 15n 2 ही बच्चों को मिलेंगे, तो 2 आउट ऑफ 16 और बाकी 14 आउट ऑफ 16 क्या हो जाएंगे, लाइट डीएनए। तो आपका 12.5% परसेंटेज कम हो रही है, खत्म नहीं हो रही। पहले 100% हाइब्रिड था, फिर उसका हाफ हुआ 50%, फिर उसका हाफ हो गया 25%, 25 का हाफ हो गया 12.5%, और ये कितने हो जाएंगे,
87.5%। इन्होंने 80 के बाद 120 मिनट्स बाद डीएनए निकाला, तो 120 के बाद क्या रिजल्ट आएगा? सेम पेट्री डिश से अगर आप आफ्टर 120 मिनट्स देखो तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 आउट ऑफ 32 अभी भी हैवी बच्चे थे, एंड 30 आउट ऑफ 32 लाइट हो गए। तो परसेंटेज क्या हो गई? 12.5 का और हाफ हो गया, और वो उतना इंक्रीज हो गया। तो सेमी कंजर्वेटिव कैसे प्रूव हो रहा है? ये जो 15n वाला स्ट्रैंड है ना, वो इस जनरेशन में भी है, 40 मिनट्स बाद के जनरेशन में भी है, 60 मिनट के बाद के जनरेशन में भी 15n पास हो रहा है, 80 मिनट्स बाद भी, 120 मिनट्स बाद भी। तो वो जो पेरेंट का 15n था, वो जो पेरेंट का 15n था, ट्रांसफर करने के बाद कोई ना कोई बच्चा है जिसको वो मिलता ही जा रहा है। इट इज बीइंग पास्ड ऑन कॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब कि एक पेरेंट कंजर्व्ड हमेशा रहता है और साथ में हमेशा नया बच्चा बनेगा। तो ये था हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड, जो मेसेल्सन-स्टाल ने इन सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। हर बार लाइट की परसेंट बढ़ती जा रही है, नो डाउट, लेकिन हाइब्रिड जीरो नहीं हो रहा। हमेशा हाइब्रिड बच्चे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड पेरेंट का स्ट्रैंड पास होगा ही होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, इन दोनों को याद रखना कंपलसरी है। मेसेल्सन और स्टाल ने डीएनए को यूज करके 1958 में इकोलाई को यूज किया, हेवी नाइट्रोजन को यूज किया। फिर एक साइंटिस्ट थे टेलर। टेलर ने क्रोमोसोमल स्टडीज करी। उन्होंने डीएनए का एनालिसिस नहीं, प्रॉपर क्रोमोसोम्स का एनालिसिस किया था। एक प्लांट है विसिया फाबा, इकोलाई मेरा बैक्टीरिया है, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन्स यूज किए हैं, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन है वो लेबल था। ये दोनों एनसीईआरटी है, इनको याद रखना जरूरी है। लास्ट वाला खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए है कि एक साइंटिस्ट थे केयर नाम के, उन्होंने बैक्टीरिया में एक थीटा मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है ना, तो एक टाइम पे उसका डीएनए से थीटा वाला स्ट्रक्चर दिखाता है। इकोलाई पे और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन पे काम किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इट इज याद रखना है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। सेकेंड वाले को खाली याद रखना है, फर्स्ट वाला हम पूरा समझ चुके हैं। क्या किया मेसेल्सन स्टाल ने? इकोलाई को एक ऐसे मीडियम में रखा जहां हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। इट वॉज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस। तो उससे क्या हुआ? जितना भी हैवी नाइट्रोजन था वो सारे के सारे नए डीएनए में बन गए। क्यों? जितने भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स थे, जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, अमीनो एसिड बन रहे हैं, जहां जहां भी नाइट्रोजन है सब में ये हैवी नाइट्रोजन आ गया। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड, डिस्टिंग्विश मतलब सेपरेटेड, फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। किसमें? सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी मीडियम में। 15n रेडियो एक्टिव नहीं है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम 14n ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। ठीक है, 15 और 14n को अलग करना है, तो ये रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, दोनों ही सेम, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो खाली मास के बेसिस पर ही अलग किए जा सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन का मीडियम है सीजियम क्लोराइड। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स into a medium with normal nitrogen and took samples at various definite time interval, 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 120।
इकोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, मतलब हर 20 मिनट बाद सारा का सारा डीएनए पूरा न्यू हो चुका है। दे एक्सट्रैक्टेड द डीएनए। ठीक है, कैसे सेपरेट किया? CH-Cl ग्रेडियंट पे। DNA was extracted from the culture 1 generation after the transfer from 15 to 14। लिखा हुआ है इकोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो ट्रांसफर करने के 59 से 49 में ट्रांसफर किया, 20 मिनट बाद जब डीएनए निकाला तो उन सब की डेंसिटी हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी हो चुकी थी। अब वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लास्ट में नहीं, बीच में आ रहे थे। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, मतलब ट्रांसफर के 40 मिनट्स बाद। तो इक्वल अमाउंट्स में हाइब्रिड और लाइट डीएनए आया। क्यों आया? उसका रीजन ये रहा हमारा कि ये दोनों हाइब्रिड्स के चारों मेंबर्स अलग हुए और सबके साथ नया वाला 14N आ गया। तो 2 बच्चे हाइब्रिड, 2 बच्चे लाइट, 50-50% इक्वल अमाउंट। अगले जनरेशन में गए तो ये जो 6 येलो कलर के बच्चे हैं, 6 येलो स्ट्रैंड्स हैं, उनके साथ न्यू डॉटर भी येलो वाली ही आएगी, 14N आएगी। तो वो 6 बच्चे लाइट बनेंगे। 15 और 15 से 2 हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। तो 2 हाइब्रिड डीएनए हर जनरेशन में आते ही रहेंगे। यहाँ पे हम हैवी को चेंज कर देते हैं, नजर में आ गया हमारे। हैवी नहीं, हाइब्रिड आएंगे ये। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए आएंगे। एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड। तो 80 मिनट्स बाद क्या रिजल्ट आया था? 14 आउट ऑफ 16 एंड हाइब्रिड 2 आउट ऑफ 16। एट्टी मिनट के बाद 14 आउट ऑफ 16 लाइट, 2 आउट ऑफ 16 हाइब्रिड। ठीक है, फिर एनसीईआरटी ने कहा सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम was performed on Fissia faba by Taylor again in 1958। तो इन्होंने कहा था क्रोमोसोम के अंदर भी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम, ये 2 काम प्रूव हुए थे। डायग्राम से देख लो यही सेम चीज। यहां पे पिंक कलर सारा का सारा हैवी नाइट्रोजन के लिए है। जब इस पिंक वाले बैक्टीरिया को देखा तो सारा का सारा नाइट्रोजन, सारा का सारा डीएनए एकदम बेस पे है। ठीक है, इसको ट्रांसफर किया 15 से 14N में। ब्लू कलर को इन्होंने 14N के लिए यूज किया है। सेल्स ने रेप्लिकेट किया। जनरेशन 1 मतलब 20 मिनट्स बाद देखा तो सब हाइब्रिड हो चुके हैं। जनरेशन 2 ट्रांसफर के 40 मिनट्स बाद देखा तो इक्वल प्रोपोर्शन में लाइट और हाइब्रिड आए। जनरेशन 3 60 मिनट्स बाद देखा तो अब क्या हो रहा है? कंपैरेटिवली 14N ज्यादा है, कंपैरेटिवली हाइब्रिड कम है। खत्म नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। यहां पे भी देख लो कलर कोडेड डायग्राम। रेड वाला, पिंक वाला डीएनए इज हैवी, ब्लू वाला डीएनए इज लाइट। तो जब पहली बार ट्रांसफर किया जनरेशन 1 में तो 100% हाइब्रिड। फिर आगे गए तो आगे जाने के बाद हमारे पास 2 डॉटर लाइट, 2 डॉटर हाइब्रिड, तो 50-50%। आगे जाएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इन 6 से आगे अगले जनरेशन में लाइट डीएनए बनेगा और इन दोनों से अगले जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 हाइब्रिड हमेशा रहेंगे।
तो इस तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट हुए। सेम डायग्राम ये एनसीईआरटी के अंदर है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में। यहाँ पे रेड कलर से रेडियो एक्टिविटी वो दिखाई है, हैवी आइसोटोप। ग्रीन कलर से नॉर्मल नाइट्रोजन का डीएनए दिखाया है। जनरेशन 1 में 100% हाइब्रिड, जनरेशन 2 में 50-50, जनरेशन 3 में 75-25, जनरेशन 4 80 मिनट्स बाद 87.5 12.5। तो सेमी कंजर्वेटिव वो 15N 14N वाले कभी खत्म नहीं होते, 15N एज इट इज हमेशा पास होता चला जाएगा। तो उससे उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड प्रूव किया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहां से आरएनए के लिए, पॉज करो, आंसर बताओ अपना। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू इवॉल्व, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल इट इज आल्सो कैटलिस्ट, सही है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद मॉडिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। आरएनए बीइंग कैटलिस्ट इज नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल, कंप्लीटली फॉल्स। रिएक्टिव और अनस्टेबल था एनसीईआरटी में, तो ये था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मेसेल्सन स्टाल ने हेवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से सेंट्रीफ्यूज में कैसे डिस्टिंग्विश किया? करेक्ट, बाय CSCl ग्रेडियंट। नेक्स्ट, एक बैक्टीरिया है जिसका डीएनए पहले से हाइब्रिड है, बैक्टीरिया का डीएनए पहले से हाइब्रिड है, इसको तुमने ट्रांसफर किया एक ऐसे मीडियम में जिसमें हैवी नाइट्रोजन है, तुमने उसे ट्रांसफर किया ऐसे मीडियम में जिसमें हैवी नाइट्रोजन है। रेशियो कैलकुलेट करो हैवी, हाइब्रिड और लाइट का आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफर। कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, सॉल्व करके ये सारा रेशियो निकालो इस सीक्वेंस में। वीडियो को पॉज करो, सीक्वेंस निकालो, मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन देता हूं। तुम वीडियो पॉज करके करो, ठीक है। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमने क्या कहा, हमारा जो बैक्टीरिया है वो पहले से कैसा है, हाइब्रिड है। बैक्टीरिया हैज हाइब्रिड डीएनए, ये हमने पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया। तुमने इसे कहां ट्रांसफर किया, ऐसे मीडियम में जिसमें सिर्फ हैवी नाइट्रोजन है। तुमने इसे ट्रांसफर किया इन हैवी नाइट्रोजन। ट्रांसफर करने के बाद पहली जनरेशन 20 मिनट्स बाद तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये 15 अलग होगा, ये 14 अलग होगा, और मीडियम क्या है मेरा, हैवी, इसके साथ 15N, इसके साथ 15N। 20 मिनट्स बाद ये रिजल्ट आएगा। मैंने कहा 40 मिनट्स के बाद का रिजल्ट चाहिए मुझे। अब क्या होगा, ये जो दो 15 है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये 14-15 जो है इसका 15 अलग, इसका 14 अलग, चारों स्ट्रैंड अलग हो गए, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। आई हैव नॉट चेंज द मीडियम। तो हाइब्रिड डीएनए से स्टार्टिंग की, 15 में ट्रांसफर किया, 40 मिनट्स बाद क्या आंसर आया अब मेरा, मैंने कहा था आई वांट द रेशियो ऑफ हैवी इज टू हाइब्रिड इज टू लाइट। तो 4 में से हैवी कितने हैं, 3 out of 4। दिस इज हैवी, दिस एंड दिस दे आर हैवी। ये क्या है मेरा, 1 out of 4 हाइब्रिड एंड 0 लाइट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहले ये देखो कि वो बैक्टीरिया बाय डिफॉल्ट कैसा है, किस मीडियम में ट्रांसफर किया, कितने जनरेशंस के लिए उसको देखते गए, तो तुम्हारा अपने आप आंसर आता चला जाएगा, ठीक है।
सो दैट वाज इट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम रेप्लिकेशन की मशीनरी और रेप्लिकेशन के एंजाइम्स देखेंगे कि रेप्लिकेशन ये जो हो रहा है कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए और कैसे ये रेप्लिकेशन होता है, वो एंजाइम्स कब कौन क्या काम करते हैं, कैसे पुराने डीएनए को पढ़ पढ़ के नया डीएनए बनता है, कब आरएनए का रोल आता है, वो सब हम देखेंगे अगले क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करनी है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे हर दिन की पढ़ाई का टाइम टेबल वैसा ही रहना चाहिए, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। स्टे मोटिवेटेड। वी विल मीट नेक्स्ट। साइनिंग ऑफ।